तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है क्राइम तक में। और थोड़ा सा आज फिर लेट हो गया क्योंकि ये जो टाइमिंग है ये थोड़ा सा बड़ा नेक टू नेक चलता है। 1 घंटे के बाद मतलब करीब 2 घंटे के बाद आपसे वारदात शुरू हो जाता है। उससे पहले पीसीआर 8:30 बजे दिल्ली आज तक पर होता है। फिर 9 बजे भी आप लोगों से बात करने, जो भी बात करें उसकी तैयारी करके आनी होती है ताकि आपके सवालों का जवाब भी दे सकें। और पता नहीं आप लोग क्या क्या सवाल पूछते हैं, लेकिन खैर आप लोग इतने मोहब्बत इतना प्यार दे रहे हैं क्राइम तक को, तो शुरुआत में ही सबसे पहले एक तो कि क्राइम तक की जो तमाम हमारे अब तक लोग जुड़े हैं वो तो सभी, उन सबका स्वागत ही है दिल से, उन सबका शुक्रिया भी। और जिन लोगों ने अभी तक क्राइम तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी करें, फटाफट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपने कहें कि कराएं, और हम लोगों का मिलने का इसी तरह से सिलसिला चलता रहे। 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि आज आपने देखा होगा कि हमने जगह थोड़ी सी चेंज की है। कई दिन से लगातार आपसे बात कर रहा हूँ एक ही जगह पे खड़े होके, तो मैंने कहा एक तो उसकी वजह से चेंज कर लूँ, दूसरा आज टॉपिक ऐसा था कि मुझे लगा कि थोड़ा सा सुकून चाहिए। अब ये आप देख रहे हैं ये जो कमरा है यहाँ पे थोड़ा सा सुकून है और डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ और जो शेयर करने जा रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा सुकून भरा माहौल ज़रूरी था, ताकि चूँकि बात बहुत पुरानी है, करीब 22 साल पुरानी, तो 22 साल की वो तमाम चीज़ों को रिकॉल करना, याद करना और फिर उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप तक पहुँचाना, उसके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत थी। आज ऐसे ही हम लोग शाम को ऑफिस में बात कर रहे थे, तो ये हुआ कि 9 बजे क्या करें। ऐसा नहीं, खबरें बहुत सारी थी, लेकिन किस बारे में आपसे बात करें। फिर आप लोगों का लगातार एक ये भी आ रहा है कि कहानी सुनाइए, कहानी अलग अलग क्राइम की। तो फिर मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब मुझे आज भी भुला नहीं पाया हूँ, जिसको वो आपसे आज बात करता हूँ। तो उसको लेके काफ़ी टीम के साथ भी बात हुई, हमारे जो कोलीग हैं अमित सिंह उनसे भी बात हुई, आसिम, दीपक, वर्णिका, ये सारे थे, इन लोगों से बात हुई। फिर हमने कहा कि क्या किया जाए। तो एक खबर जारी आज वारदात में, पहले मैं आपको वारदात का भी बता ही दूँ। वो आपने देखा होगा 2 दिन से आ रहा सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल पे भी कि इसराइल ने फ़लस्तीन के गाज़ा पट्टी इलाके में बमबारी की है, रॉकेट दागे हैं, उनके जो जेट फाइटर प्लेन है मिग, उससे भी उन्होंने बॉम्ब गिराए हैं। और उसकी वजह यह है कि हमास के कुछ आतंकवादियों ने उनके फ़ौज पे हमला किया था, तो उसका वो बदला ले रहे हैं। तो वो आसमान से बम बरस रहा है फ़लस्तीन पर, या पूरा वारदात में आप इसका लाइव फुटेज देखेंगे आप। तो वहीं से फिर क्लिक किया कि आसमान से प्लेन से बम बरसता है, लेकिन क्या कभी आपने खुद प्लेन को बम बनते हुए देखा है? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में तभी वहीं से ये ख्याल फिर आगे बढ़ता है, और ये ख्याल सवाल बन के जब मन में आया तो फिर मैंने सोचना शुरू किया, तो अचानक मुझे ये 22 साल पुराना किस्सा याद आया कि एक जहाज़ भी बम बन सकता है। और हिंदुस्तान के इतिहास में आज भी, मैं तो ये 22 साल से पहले का भी अगर ले लूँ, 47 या उससे पहले, इससे बड़ा शायद हादसा नहीं हुआ है जब प्लेन क्रैश किया था दो आसमान में। चरखी दादरी का इंसिडेंट है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। दिल्ली से करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका है, हरियाणा में आता है चरखी दादरी। चरखी दादरी बहुत छोटा सा है, ये इसी प्लेन क्रैश की वजह से पॉपुलर हुआ था। लेकिन झज्जर एक इलाका है, झज्जर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम चरखी दादरी, दिल्ली से बाय रोड जाएंगे तो करीब 2-2.5 घंटा लगता है, 95 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन अगर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो उसको झज्जर पहुंचने में मुश्किल से 7-8 मिनट लगता है। तो ये 22 साल पुरानी 12 नवंबर 1996 की बात है। तब मैं, जाहिर सी बात है ये आज तक तो ये 2000 में 24 घंटे का चैनल हुआ था, उससे पहले आधे घंटे का हुआ करता था। लेकिन तब मैं आज तक में नहीं था, मैं जनसत्ता, जो हिंदी डेली इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का जनसत्ता, जिसके संपादक प्रभात जोशी जी हुआ करते थे, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं जनसत्ता में था और शाम का वक्त था, और ये आपको जो डेट बताया 12 नवंबर 1996, तो मैं रिपोर्टिंग करके वापस आके अपनी कॉपी लिख रहा था, और करीब ये 7-7:15 बजे का वक्त होगा। अखबार में ये होता है कि जनरली हम लोगों को 9 बजे छुट्टी मिल जाती है। आपने कॉपी लिख दी, उसके बाद फिर वो पेपर छपने जाता है, तो वो रिपोर्टर का काम जो होता है वो 9 तक ख़त्म हो जाता है। इवन अखबार में नाइट शिफ्ट जो होती है वो 11 बजे तक की होती है, टीवी में तो पूरी रात की होती है। 7-7:15 बजे एक कॉल आता है ऑफिस में जनसत्ता के कि चरखी दादरी में एक प्लेन के गिरने की खबर है। तो पहले आता है कि
हो सकता है कोई छोटा मोटा प्लेन गिर गया, या फिर ये भी कि कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ और गिरा हो या कुछ लोगों का वहम हो। तो उसके बाद मुझे कहा जाता, मेरे बॉस सुशील कुमार सिंह चीफ रिपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि चेक करो फटाफट। तो अब इसको चेक करने का जो बेसिक तरीका हम लोगों का वो ये है कि हम एयरपोर्ट पुलिस को फ़ोन करें। तो IGI एयरपोर्ट पुलिस को फ़ोन किया, उनके पास कोई खबर ही नहीं थी। इत्तेफाक से ATC में एक मेरा जानने वाला था सोर्स। ATC का फुल फॉर्म जो होता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अब ATC क्या होता है, चलिए मैं पहले आपको यही बता देता हूँ कि जैसे ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक का सारा संचालन आप ज़मीन पे देखते हैं, ये रेड लाइट है, ये ग्रीन लाइट है, ये आप राइट मुड़ेंगे, ये लेफ़्ट मुड़ेंगे, डूज डोंट्स, ये सारे होते हैं। तो जो ज़मीन पे ट्रैफिक पुलिस काम करती है, वही काम आसमान में ATC करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसको कहते हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आप किसी भी शहर में रहें, कहीं भी रहें, जब भी आप आसमान में देखेंगे अगर आप, तो प्लेन आपको हमेशा एक ही रूट से उड़ता हुआ दिखाई देगा, एक ही तरफ से जाता है, और अगर उसके वापसी का है तो वो रूट भी फिक्स है। ये नहीं कि आसमान खुला पड़ा हुआ है तो एक प्लेन इधर से आ रहा है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ऐसा कभी नहीं होता है। आप इसको आप अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया तो अब देखिएगा, पर्टिकुलर रूट है, उसी पे वो प्लेन जाएगा। अगर आपके घर के आसपास एयरपोर्ट है तो आप देखेंगे अगर इधर से वो जा रहा है तो उसकी वापसी का रास्ता कुछ और होगा, इधर से आएगा नहीं, बहुत कम होता है, कई बार लेकिन डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आसमान खाली है, खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी एक कॉरिडोर होता है ट्रैफिक का। मतलब एक प्लेन को इसी रूट पे उड़ना है, वो करीब 15, 20, 25 किलोमीटर भी आप रख लीजिए इस दायरे में, उससे ज़्यादा वो बाहर नहीं निकल सकता। तो उनकी भी लेन होती है, और उस लेन को संचालित करता, जो मेंटेनेंस, जो पूरा मेंटेन करता है, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है। जो हर एयरपोर्ट के आपने पास देखा होगा, एक सबसे जो ऊंची से ऊंचा टावर होता है, और वो एक चरखी घूमती रहती है, तो उसके ज़रिए वो कंट्रोल करता है। तो फिर मुझे जब कहा गया तो मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फ़ोन किया, अपने सोर्स को मैंने पूछा, तो उसने कहा कि एक सऊदी एयरलाइंस यहाँ से उड़ी थी, और उड़ने के 6 मिनट के बाद ही उसका हमारा से ATC से संपर्क टूट गया। ATC से संपर्क टूटने का मतलब ये होता है कि एक प्लेन जब टेक ऑफ करती है या लैंड करती है, जब तक वो हवा में है तो वो किसी न किसी नियरेस्ट ATC के कांटेक्ट में रहती है। अगर दिल्ली से उड़ी तो उसके बाद जो भी ATC उसको कैच करेगा उस रूट में, मान लीजिए मुंबई है तो मुंबई ATC के संपर्क में आएगा, उससे पहले अगर वो बड़ौदा है तो उसके में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्लेन बिना ATC के कांटेक्ट या संपर्क में रहे बिना अपनी मंजिल से उड़े और दूसरी जगह पहुंच जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हवा में बेशक है लेकिन उसको गाइड नीचे से किया था ज़मीन से। तो उसने कहा कि एक प्लेन यहाँ से उड़ा, लेकिन उसके बाद उसका संपर्क टूट गया। जब ATC ये कहे कि संपर्क टूट गया, तो आप मान के चलिए 99.9% कि उस प्लेन के साथ कुछ हो गया, क्योंकि संपर्क तभी टूटता है या तो प्लेन क्रैश हो चुका होता है, या प्लेन का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, मतलब किसी ना किसी हादसे का शिकार हो जाए, वरना प्लेन का कभी भी ATC से कांटेक्ट या संपर्क टूटता नहीं है। तो ATC ने यह कहा था कि उसका संपर्क टूट गया है। अब चूँकि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई थी, जैसे ये बात होती है तो हम लोगों को कहा जाता है कि तुम भागो, क्योंकि दूसरी तरफ खबर आ गई चरखी दादरी में कुछ आग का गोला दिखाई दिया, तो हम सब अपना अपना फोटोग्राफर के साथ तब मैं भागता हूँ। और उसमें 90% दिल्ली के जर्नलिस्ट से क्या गलती हुई, जिसमें मैं भी शामिल था, हम लोग चरखी दादरी की बजाय दादरी की तरफ भागने लगे। और दादरी जो है ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो है, अभी जो ग्रेटर नोएडा का आप एक्सप्रेस वे देखते हैं, इसके लेफ्ट साइड पे है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में। और चरखी दादरी जो है वो उधर, जब हम उधर जाते हैं आपको चंडीगढ़ की तरफ दिल्ली से, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग सब निकले, और जाहिर सी बात एक सारे रिपोर्टर एक दूसरे से संपर्क में भी थे उस ज़माने में, लेकिन मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा महंगा था और नया नया शायद आया था, पेजर पे मैसेज चल रहा था। तो हम सब जब दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे की तरफ मुड़ने लगे, तब पता चला कि ये चरखी नहीं, इधर ग्रेटर नोएडा की तरफ, तो पता चला ये नहीं है, वो हरियाणा की तरफ है। फिर वापस गाड़ी मोड़ी, और खैर तब तक हम लोग गए। और तो वहाँ जाके क्या हुआ वो बाद में बताता हूँ, पहले आपको कहा यहाँ की जो कहानी थी वो ये थी कि सऊदी एयरलाइंस का एक प्लेन, जिसमें कुल 289 मुसाफिर थे और 23 क्रू मेंबर थे, मतलब कुल मिलाकर 312 लोग थे। ये सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट जो है दिल्ली से सऊदी अरब जा रही थी रियाद के लिए। टाइम पे उड़ी थी, 6:32 पे इसने IGI से टेक ऑफ किया। करीब 5.5 घंटे के बाद इसको रियाद पहुंचना था। इधर ये प्लेन टेक ऑफ करता, और उधर एक कज़ाक एयरवेज़ की प्लेन थी, जो कार्गो प्लेन, जिसमें चूँकि ये कज़ाक से जो सारा सामान दिल्ली आता है वो हमेशा गर्म कपड़े आते हैं, स्वेटर, शॉल, ये वो सारी चीज़ें वो आती है। और सर्दी का मौसम था, 12 नवंबर को ये हादसा हुआ है।
तो 12 नवंबर के दिन कज़ाक एयरलाइंस में सर्दी के सारा स्वेटर और ये लेकर वो लोग दिल्ली आ रहे थे। उसमें टोटल 27 लोग थे जो ये स्वेटर वेटर लेकर आ रहे थे और 10 क्रू मेंबर थे, मतलब 37 लोग कज़ाक एयरवेज़ में थे और उधर 312 लोग सऊदी एयरलाइंस में। तो दोनों प्लेन को मिला दें तो 349 लोग थे, 37 और 312, 349 लोग। तो सऊदी एयरलाइंस टेक ऑफ करता है 6:32 पे। 6:37 पे एटीसी से उसका संपर्क टूट जाता है। उससे पहले जब संपर्क टूटता है तो एटीसी को अचानक रडार पे दिखता है कि एक कज़ाक जो एयरलाइंस है वो भी आ रही है उसी रूट पे। वो टेक ऑफ करना, वो ये टेक ऑफ हुआ था, वो लैंडिंग के लिए आ रही थी। तो इधर से जब देखा जाता है कि दोनों एक ही रूट से आ रहे हैं तो कज़ाक वालों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एटीसी से कि आप अपनी हाइट जो है वो 15,000 से ऊपर रखना, जो हाइट थी। क्योंकि सऊदी एयरलाइंस ने टेक ऑफ किया तो जब आप टेक ऑफ करते हैं प्लेन तो आप धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और जो लैंडिंग करता है वो धीरे धीरे नीचे आता है। लेकिन गलती से यहाँ चूँकि टेक ऑफ हो चुका था और वो लैंडिंग करने वाला था, लेकिन चरखी दादरी से भी दूरी थी तो अभी उसने अपना हाइट छोड़ा नहीं था। तो इनको कहा जाता है कि 15,000 फीट आप से नीचे आओ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि कज़ाक एयरवेज़ का जो पायलट था उसकी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर थी। एक तो बोलने में भी कमज़ोरी थी, दूसरा समझने में भी, वो इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम थी उसको। तो वो एटीसी की बात समझ नहीं पा रहा। जब तक ये समझा पाते, और कोई दूसरा ज़रिया नहीं था एटीसी के ज़रिए आपको सिर्फ कंट्रोल करने का या मैसेज देने का, और टाइम कम था क्योंकि इधर टेक ऑफ में भी स्पीड पकड़ी थी और वो उधर से उतर रहा था उसकी भी स्पीड थी, दोनों हवा में। अब सऊदी एयरलाइंस 15,000 फीट तक पहुँच, क्योंकि सऊदी एयरलाइंस नीचे जा ही नहीं सकती थी, उसको हाइट ही लेनी थी क्योंकि वो टेक ऑफ किया है और वो हाइट करीब 45,000 तक उसको जाना था। लेकिन चूंकि आईजीआई से उड़ा और चरखी दादरी बिल्कुल 95 किलोमीटर है, तो आप 95 तक जाते जाते फिर आप हाइट लेना शुरू कर देते हैं। तो सऊदी एयरलाइंस को आप नीचे नहीं कर सकते थे, उसको आपको ऊपर ही रखना था। कज़ाक वाले को आपको दिया गया कि आप 15 से ऊपर रखो। कज़ाक एयरलाइंस ने क्या किया कि चूंकि अभी सऊदी का हाइट कम था, उसने 14,500 फीट ही रखा, बल्कि धीरे धीरे 14,500 से भी वो 14,000 हो गया। तो जब वो 14 पे आए तो इधर से सऊदी एयरलाइंस भी 14,000 फीट की हाइट पे उड़ा था। अंग्रेज़ी उसको समझ नहीं पाया पायलट। जब तक कुछ और बात होती कुछ मतलब नहीं, तेज़ी से स्पीड जो है वो करीब उस वक्त जो सऊदी एयरलाइंस की स्पीड थी जो इंक्वायरी रिपोर्ट में आई है 800 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 800 किलोमीटर रफ्तार से वो उड़ रहा था प्लेन, और कज़ाक वाले की जो स्पीड थी वो करीब 600 थी। तो 14,500 फीट की ऊंचाई पे कज़ाक एयरवेज, इधर से 14,500 के ही लगभग फीट पे, मतलब वो 10, 11, 12 करते 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 सऊदी, और दोनों एक साथ आ गए। हेड कोलिजन नहीं हुआ, लेकिन उनका जो पंखी था प्लेन का दोनों का, वो पंखी दोनों का एक दूसरे से टकराया। तो जैसे ही टकराता है प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है। सऊदी एयरलाइंस के प्लेन में फिर पंखी की वजह से चूँकि वो टूट गया थोड़ा, इंजन में आग लग गई, उधर कज़ाक एयर में भी आग लग गई। लेकिन सऊदी एयरलाइंस के प्लेन में उतनी तरह से बुरी तरह से आग नहीं लगी थी, उसका वो टूटने की वजह से, चूँकि उसमें बहुत सारे पैसेंजर थे, हेवी प्लेन था, वो बैलेंस खो जाता और उसके बाद वो सीधे ज़मीन की तरफ गिरना शुरू होता है। लेकिन कज़ाक एयरवेज़ में टक्कर होते ही आग लग चुकी थी और वो पूरे आसमान में आग के गोले में बदल चुका था देखते ही देखते, और धीरे 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 वो भी ज़मीन में गिरता है। तो वो आग का गोला चरखी दादरी और पूरे झज्जर और आसपास के लोगों में, चूँकि 14,500 फीट की ऊंचाई काफ़ी होती है तो बहुत दूर तक आप देख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा आग का गोला, बहुत सारे लोगों को लगा था पता नहीं कुदरती आफत है क्या है, तो वो आग के गोले के रूप में नीचे गिरा और सऊदी एयरलाइंस में आग नहीं लगी थी तब तक, वो वैसे ही गिरी। और दोनों चरखी दादरी के करीब 10 किलोमीटर के दायरे में इनका मलबा फैला था। ये तो कहानी का एक पार्ट हो गया। अब खबर मिलती है उसके बाद, जैसा मैंने बताया कि पहले हम लोग दादरी की तरफ भाग रहे थे, अब चरखी दादरी की तरफ भागते हैं। तो करीब करीब इस अफरा तफरी के चक्कर में 7:15 बजे की बात थी, 8 बजे के पौने 8 बजे के आसपास हम लोग निकले थे। रात वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को करीब 1 बज जाता। उसकी वजह ये थी कि जहाँ पे ये मलबा गिरा था वो मेन हाईवे और रोड से अंदर की तरफ खेत ही खेत था और 10 किलोमीटर दायरे में था। अब हमें नहीं मालूम था कि मेन कहाँ कहाँ कैसे हुआ, लेकिन हम पहुँचे 1 बजे रात को। वहाँ गांव वाले थे जो भी, अंधेरा भी था। तो हमारी जो पहली गाड़ी रुकती है वो एक कच्ची सड़क के पास रुकती है। हम जा रहे थे, अचानक हमारे फोटोग्राफर रोहित थे उस वक्त,
वो एक पेड़ के पास गाड़ी रुकवा था, मारुति वैन गाड़ी थी, हम लोग जा रहे थे, मारुति वैन के हेडलाइट से हमें वो पेड़ पे कुछ दिखा, क्योंकि लाइट ऐसे जा रही थी हेडलाइट की। तो हमने जब रोका तो पेड़ के ऊपर ब्रीफकेस टंगा हुआ था, 1 2 3, मतलब वो जाहिर से ऊपर से गिरा होगा, और उसी पेड़ पे 2-3 बॉडी टंगी हुई है। तो पहला देखते ही हम लोग तो बुरी तरह से सिहर गए। तो पता चला कि अब यहाँ से ये शुरू होता है मलबा बिखरने का। फिर हमने वहाँ पे जो भी उसने शूट वूट किया, मतलब स्टिल फ़ोटो खींचा, न्यूज़पेपर में थे हम लोग इसलिए शूट होता नहीं था। उसके बाद फिर आगे बढ़े धीरे धीरे, फिर बाकी भी सारे रिपोर्टर, इवन जो फॉरेन थे, अखबार BBC है, वो सारे लोग वहाँ पहुँच चुके थे। रात 2-3-4 बजे तक हम यूँ भटकते रहे। एक वहाँ बड़ी बुरी चीज़ भी देखी कि गांव के बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो जिन्हें पता चला तो वो सामान लूटने के लिए पहुँच गए। फिर पुलिस को आके रोकना पड़ा, वो कोई बैग उठा के भाग रहा है, कोई कुछ भाग रहा है, और उनमें से बचने की तो किसी की चांस थी नहीं, उम्मीद था नहीं। तो धीरे धीरे उसके बाद हम लोग पूरी रात टहलते रहे, और जिधर जाएं उधर लाशें, कहीं खेत में, कहीं वो, पर अंधेरा हो रहा था। और तब ये भी नहीं था कि हमें एडवांटेज कि मोबाइल में आजकल तो टॉर्च आता है, मोबाइल से जला लें, मोबाइल उस वक्त था नहीं। तो जो कैमरे की फ्लैश लाइट थी उसके ज़रिए, या कुछ लोग जो सिगरेट पीते हैं माचिस और लाइटर के ज़रिए, तो ये हम लोग सब जो था वो। और कई बार जब चलते थे हम लोग, पैर के नीचे बहुत मुलायम मुलायम चीज़ टकराती थी, तो हम लोग को यही लगता था कि ये मट्टी है, खेत में खेती वेती की जगह है, ध्यान नहीं दिया। पर पूरी रात हम भटकते रहे। उसके बाद थक गए तो करीब एक जगह एक पगडंडी थी उसी खेत में। तो हम जितने दिल्ली से जर्नलिस्ट गए थे, अच्छा चूँकि सारे एक साथ जब आप काम करते हैं क्राइम बीट पे, ये तो आप एक दूसरे को जानते हैं, दोस्ती होती है, तो उसमें कुछ सीनियर थे, कुछ साथ के थे, कुछ जूनियर थे। तो वो थक गए, फिर एक साथ सब बैठकर 8-10 लोग हम एक पगडंडी पे बात करें, तो बिल्कुल अंधेरा। उस वक्त तक ये भी हो गया था कि सबके कैमरे की लाइट वाइट भी ख़त्म हो चुकी थी। और अब ये था कि करना क्या है वहाँ, ये टीवी के जैसा लाइव ऐप तो करना नहीं था। रिपोर्ट भेजनी है तो अब रिपोर्ट सुबह भेजेंगे, या तो किसी को फ़ोन करके लिखाएंगे या फैक्स करेंगे, जो भी स्क्रिप्ट होगी, फ़ोटो भी भेजेंगे। तो हम सब बैठे हुए थे, अचानक जो सुबह की पहली रोशनी पड़ती है, आप यकीन मानिए वो ज़िंदगी में कभी सीन नहीं भूलूंगा कि वो जो पहली रोशनी पड़ती है, हम जितने एक साथ बैठे हुए थे, एक साथ मतलब कांपते हुए खड़े हो जाते हैं। क्योंकि हम, अच्छा उसमें से 1-2 लोग सिगरेट पी रहे थे, तो वो सिगरेट जैसे होता है आप ऐसे बैठ के पीते हैं तो आप ऐसे से ऐश झाड़ते रहते हैं। हम जहाँ पे लाइन से बैठे हुए थे, जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, और जब पहली रोशनी पड़ी तो हम सब क्या देखते हैं, हमारे सामने किसी का सर पड़ा हुआ, किसी का हाथ पड़ा हुआ, किसी का पैर पड़ा हुआ, लाइन से एकदम बिखरा हुआ। और कई ने तो अनजाने में उसी पे वो सिगरेट पी के ऐश भी झाड़े और हमें एहसास नहीं। लेकिन जैसे ही देखा तो एक साथ सब खड़े हुए और पीछे की तरफ भागे, सिर्फ दहशत की वजह से। उसके बाद फिर जब सबके जूते पे नज़र पड़ी, तो इसमें एक चीज़ आपको ये भी बताऊँ कि तब जनसत्ता में नई नई नौकरी लगी थी, पैसे वैसे मिले थे, तो मुझे बड़ा शौक़ था प्यूमा का शूज़ खरीदने का। तो मैंने प्यूमा का जूता उससे जस्ट 1 दिन पहले ख़रीदा था। ये बात है 12 नवंबर की, मैंने नहीं 10 नवंबर को मैंने जूता ख़रीदा था। वो उस ज़माने में मेरे हिसाब से बहुत महंगा जूता था, हालांकि वो 1100-1200 रुपये उस वक्त था, लेकिन काफ़ी, मतलब अपनी ज़िंदगी का सबसे महंगा जूता ख़रीदा था। तो जब मैंने सुबह फिर उसके बाद अपने जूतों को देखा, तो मेरे जूते के अंदर पूरा जूता नीचे से लाल हो रहा। जाहिर सी मैं रात भर शायद बॉडी पे चला था, मांस के लोथड़े उसमें अटके हुए थे। तो मैं पूरा सिहर गया, जूता उतार कर फेंका, मोज़ा फेंका, और फिर बाकी हम दिन भर हम लोग वहाँ पैदल नंगे पैर रहे। शाम को फिर वहीं चरखी दादरी स्टेशन के पास से एक चप्पल ख़रीदा, तो वो पहन कर फिर, चूँकि अगले 1-2 दिन वहीं रहना था। लेकिन खैर जब सुबह हुई और सब शहर के उठ गए, उसके बाद जो काम शुरू होता, चूँकि रात का अंधेरे की वजह से राहत काम और कुछ था नहीं, और सबको पता था कि इसमें बचा कोई नहीं है। तो हमने क्या देखा कि जगह जगह पे पेड़ पे लाशें टंगी हुई हैं, उसको उतारा जा रहा है, बैग सामान लोगों के हैं। और सऊदी एयरलाइंस में जो टोटल 312 लोग थे, उन सारे की बॉडी, मतलब आप जैसे ही इमेजिन कीजिए कि कैसे कैसे आप सोच सकते हैं किसी की लाश के बारे में, वो सारी चीज़ें थी वहाँ पे। किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का सर नहीं, किसी का पेट बाहर, मतलब अजीब अजीब। लेकिन कज़ाक एयरवेज़ की जितनी बॉडी थी उसको देख के कुछ फील ही नहीं हो रहा था, इसलिए कि वो उसमें ऊपर ही आग लग गई। तो जो जहाँ पे सीट पे बैठा हुआ था, उसी सीट बेल्ट के साथ वो जला हुआ बैठा हुआ था, तो उनकी बॉडी भी जो है वो सीट समेत नीचे गिरी हुई थी, और सबके सीट बेल्ट लगे हुए थे, और जो बकल था वो चिपका हुआ था पेट से, क्योंकि बाकी लेदर था वो जल गया। लेकिन वो एकदम मट्टी के खिलौना टाइप लग रहे थे। मतलब वो 37 लोग जो कज़ाक एयरवेज़ में थे, उनमें से एक का भी कटा फटा कुछ नहीं था, वो सारे के सारे पूरे थे। लेकिन एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई
काला जला हुआ मिट्टी का आप ढांचा बना लीजिए, सांचा बोलिए या खिलौना टाइप का, वो था। सऊदी एयरलाइंस की सारी बॉडियाँ बिखरी हुई थी और टुकड़ों में। तो फिर उसके बाद वो राहत काम शुरू होता है। बॉडी समेटने के लिए मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि लोग उठा उठा कर रखते हैं। वहाँ पे जो मकान बनता है और सीमेंट बालू उठाने के लिए आप फावड़ा और वो यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो यूज़ हो रहा था, क्योंकि छोटे छोटे किस टुकड़ों में थे, तो अब कैसे कैसे उठाओ। तो वो ऐसे करके उठाते थे और एक साथ एक ट्रक और ट्रैक्टर था, बल्कि वो ट्रैक्टर में लादे जा रहे थे। तो बताओ, आइडेंटिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता था कि कौन किसका हाथ, ये किसका पैर है, ये किसकी शक्ल है। वो तो सवाल ही नहीं कि कोई आप पता भी कर सकते थे, वो सारा मिल गया था। और इसीलिए उसमें बाद में जब वो हुआ कि चूँकि सऊदी एयरलाइंस का वो था और ज़्यादातर लोग रियाद जो जा रहे थे वो नौकरी के लिए जा रहे थे, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम थे। तो उन सब का सामूहिक एक तरह से वहीं पे जो लोग लेके, कौन अपना परिवार किसको ले जाता, जबकि वो मालूम है कि पहचानेंगे कैसे कि ये ए है या बी है या सी है। तो वहीं पे सामूहिक कब्र में दफनाया गया था। उसके बाद उसमें से एक दो बड़ी अजीब सी कहानी आई थी। उस सऊदी एयरलाइंस की एक एयर होस्टेस थी, शायद मारिया नाम था उसका, मुंबई की थी। वो उसकी लास्ट फ्लाइट थी। उसने असल में उसी वीक रिज़ाइन कर दिया था सऊदी एयरलाइंस से, और उसकी वजह ये थी कि उसकी सगाई हो गई थी। तो उस सगाई नहीं, उसकी सगाई होनी थी इस इंसिडेंट के नेक्स्ट वीक। तो लास्ट फ्लाइट थी, लेकिन चूंकि सऊदी एयरलाइंस का हेडक्वार्टर रियाद में है, तो उसको अपने रिजिग्नेशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए रियाद जाना था। तो रियाद वालों ने बुलाया, बोला आओ यही हिसाब किताब कर लेते हैं एंड देन आप वापस लौट जाना। तो एज एन एयर होस्टेस वो उसकी लास्ट फ्लाइट थी, उस लास्ट फ्लाइट में जा रही थी और लास्ट फ्लाइट में मारी गई। उसकी फैमिली जब मुंबई से आई थी, तो मुझे याद है मैं उन सबसे दिन भर, चूँकि उसको पूरा आइडेंटिफाई करने में ही, लाशों को और बाकी चीज़ें करने में ही 2 दिन थे, तो मैं उनकी फैमिली बेचारी वहाँ 2 दिन थी, मैं उनसे लगातार बात कर रहा था। क्रिश्चियन फैमिली थी। तो उनका जो मैंने हाल देखा वो बयान नहीं कर सकता है। मतलब एक सोचिए कि अब उसकी लास्ट फ्लाइट और वो ज़िंदगी की ही उसकी आखिरी फ़्लाइट हो गई। ये तो चरखी दादरी की थी। अब पूरी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, इंक्वायरी हुई। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज है रमेश चंद्र लाहौती, उनकी निगरानी में एक ये इंक्वायरी बैठाई गई। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि ये पहले, हाँ इसमें एक चीज़ और था कि जब ये क्रैश हुआ तो पूरी दुनिया में हमारे एटीसी को बदनाम करने की कोशिश की गई कि भारत का एटीसी बड़ा लचर है, बहुत ही बैकवर्ड है, इनके कुछ जानकारी नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने तब ये भी किया था कि दूसरी एजेंसियों को और वर्ल्ड के दूसरे कंट्री को कि आप आके इंक्वायरी कीजिए। तो जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कज़ाक, सऊदी अरबिया, इनके एविएशन के एक्सपर्ट्स आए थे इंडिया, और चरखी दादरी गए थे और उन्होंने पूरी इंक्वायरी की थी। और उन सब ने, और उसके बाद अपनी एक जुडिशल कमीशन जो बना जस्टिस लाहौटी के अंडर में, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी। तो सारी रिपोर्ट में ये था कि एटीसी की गड़बड़ी नहीं थी, गड़बड़ी थी उस कज़ाक एयरवेज़ के पायलट की, जिसकी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी और जो अंग्रेज़ी समझ नहीं पाया। सिर्फ भाषा ना समझने की वजह से यह हादसा हुआ। अगर वो जो हाइट थी 15,000 फीट वाली बात बार बार कहा जाता, अगर वो समझ जाता तो ये हादसा ना होता। और इसीलिए इसके बाद से बहुत सख्त रूल कर दिए गए कि जो भी पायलट और प्लेन के जो क्रू मेंबर हैं, इवन पायलट नहीं, सिर्फ क्रू मेंबर के लिए भी, कि उनकी इंग्लिश न सिर्फ बोलने बल्कि समझने की भी। और ये नहीं कि सिर्फ अपने कंट्री या आस पड़ोस के, अलग अलग मुल्क में अलग अलग तरीके से बोली जाती है अंग्रेज़ी, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो उसकी भी बाकायदा क्लास और कोचिंग होती है कि आप अगर इंडिया में अंग्रेज़ी ऐसे बोलते हैं तो ब्रिटिश का टोन अलग होता है, अमेरिकन का अलग होता है, ऑस्ट्रेलियन का अलग होता है, रशियन का अलग होता है। तो वो बाकायदा क्लास और कोचिंग ये सारी चीज़ें होती है, और तब जाके वो पायलट अप्रूव होता है। ये इस इंसिडेंट के बाद इसको सख्ती से लागू किया था। तो खैर उसके बाद ये पूरी एटीसी की बात हुई, लेकिन एटीसी में ऐसा कुछ निकला नहीं और एटीसी को क्लीन चिट दी गई। हालांकि इस रिपोर्ट में ये था कि एटीसी की कुछ सिस्टम, जैसे कि अगर एक आदमी नहीं समझ रहा तो कुछ सेकंड ऑप्शन होना चाहिए उस तक बात पहुंचाने की, वो चीज़ें हैं एविएशन में, हमारे पास तब नहीं थी, बाद में खैर उसको ठीक किया गया। तो ये तो मतलब हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें और, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने प्यूमा का जूता फेंक दिया, ये हो गया। उसके बाद मैं दिल्ली लौटा, 3 दिन तक वहीं रहा था। इन 3 दिनों में मुझे अपने अंदर से, अपने पूरे जो भी कपड़ा पहनता था, एक छोटा मोटा वहाँ पे गेस्ट हाउस था, वहीं हम लोग ठहरते थे, तो ऐसा लगता था कि मांस जलने की जो बू आ रही है ना, वो मेरे बॉडी से आ रही है, मेरे कपड़ों से आ रही है। तो अजीब सी सिहरन होती थी। फिर मुझे लगा कि उस माहौल में हूँ,
चूँकि कज़ाक एयरवेज़ में सारी बॉडी जली हुई थी, तो वो सारा जब हम लोग पहुँचे थे तब भी धुआं उठ ही रहा था और हम धुएँ के आसपास ही थे। तो जैसे शमशान में आप जाते हैं तो जो चिता जलती है और जिस तरीके की चीज़ें होती, तो लगभग वैसा था। तो जब दिल्ली लौट कर आए तब भी वो स्मेल नहीं जा रहा था, काफ़ी वक्त लगा मुझे। और इस वजह से मैंने करीब 1, 2, 3 महीने तक मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। मैं नॉनवेज बहुत खाता हूँ, लेकिन सिर्फ जब भी मैं नॉनवेज खाऊं तो मुझे चरखी दादरी याद आ जाए, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। बड़े मुश्किल से ये यादें उस वक्त निकली थी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का, इससे मेरी क्या, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में किसी भी क्राइम रिपोर्टर में इससे ज़्यादा एक साथ 349 लाशें आपके 10 किलोमीटर के दायरे में फैली हों और आप उसके बीच में हों, तो वो हर एक मतलब देखने को नहीं मिलते। और ऊपर वाला ना करे कि ऐसा देखने को फिर कभी मिले। तो और ऐसी ऐसी जिसके बारे में मतलब उसी दिन से मुझे ये हो गया था कि ऐसी कौन सी लाश है जो मैंने नहीं देखी है। जिस तरीके की आप बात करेंगे वो सारी लाशें वहाँ पे थीं, तो वो हमेशा डराती हैं, चौंकाती हैं, सिहराती हैं। लेकिन दिल्ली आने के बाद फिर अचानक कुछ खबरें निकलनी शुरू हुई। एक अजीब देखिए खबर, अब 349 लोग मरे, एक जिसकी आखिरी फ्लाइट है और उसके बाद उसको प्लेन में ही नहीं जाना, उसमें वो भी मारी जाती है ज़िंदगी की। अब दूसरी एक कहानी है दिल्ली के ओखला में, एक फैमिली रहता था, आमिर या नासिर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आमिर या नासिर उसका नाम था। और उसको जाना था रियाद नौकरी करने के लिए। बहुत ही छोटे मोटे अपना, बहुत ज़्यादा वो अमीर नहीं, गरीब आदमी, इसी तरह से पैसा जोड़ के और उसने किसी से करके वहाँ मजदूरी और यही सब कुछ करने जा रहा होगा वो। तो उसको वहाँ से वीज़ा मिल गया था और नौकरी किसी कंपनी के थ्रू, तो वो जा रहा था रियाद नौकरी करने के लिए, इसी सऊदी एयरलाइंस की इसी फ्लाइट से, फ्लाइट नंबर 763। सऊदी एयरलाइंस का ये प्लेन का नंबर था 763, बोइंग था ये। तो वो एयरपोर्ट पहुंचता है, उसकी पूरी फैमिली ओखला वाले बेचारा बच्चा घर से कमाने के लिए जा रहा है, वो उसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। एयरपोर्ट में जाहिर सी बात है कि आप एक हद तक ही जा सकते हैं, उसके बाद जैसे ही आपने सिक्योरिटी चेक किया आप उसका अंदर आप बाहर नहीं आ सकते। तो वो अपना सारा कुछ करता है, जैसे ही अंदर जाता है सिक्योरिटी चेक हो जाता है। उसके बाद तब ये भी नहीं था कि आप अंदर से मोबाइल पे कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं ये है वो, तब मोबाइल हर हाथ में नहीं हुआ करता था। उस वक्त इनकमिंग आउटगोइंग का मिनट ही 25 रुपये शायद हुआ करता था। तो वो अंदर चला गया, उसकी फैमिली वापस घर लौट आई। अब वो वापस फैमिली घर लौटती है करीब 7:30-8 बजे के आसपास। वापस जैसे ही घर आती है तो ओखला में तब तक बात हो, क्योंकि उस फ्लाइट में ज़्यादातर मैंने आपको बताया मुसलमान थे, वो सऊदी अरब नौकरी करने के लिए जा रहे थे बेचारे, और सारे मजदूर तबका और उसी टाइप के लोग थे। तो ओखला पहुंचते हैं तो तब तक ये बात फैल गई कि सऊदी एयरलाइंस का प्लेन गिर गया, क्योंकि ये बात 7:15 बजे हम लोगों तक थी और रेडियो में आ चुका था। टीवी में भी तब तक उस वक्त ये जी न्यूज़ था, जी इंग्लिश करके है ना, NDTV हुआ करता था। तो तब तक ये खबर आ गई कि दिल्ली के पास एक प्लेन गिर गया और वो भी सऊदी एयरलाइंस का। तो ये ओखला के और भी कुछ फैमिली थे जिनके बच्चे उसी फ्लाइट में जा रहे थे। ये खबर सुनते वहाँ रोना पिटना शुरू हो जाता, ये पूरी फैमिली वापस भागती है एयरपोर्ट, ताकि पता चले, इन्फॉर्मेशन मिले क्या है कैसे है। अब ये जो आमिर या नासिर था, इसकी भी फैमिली घर पे पहुंची ही नहीं थी कि ये खबर आई, और उसके बाद वो वापस। अब एयरपोर्ट के अंदर की कहानी सुनिए। ये लड़का एयरपोर्ट के अंदर जाता है, इसकी फैमिली इसको छोड़ कर चली जाती है, ये जाता है वीज़ा और वो दिखाता है और बोर्डिंग पास ले रहा होता है। जब ये बोर्डिंग पास ले रहा होता है तो वहाँ पे एक लेडी बैठी थी, सऊदी एयरलाइंस की एम्प्लॉय थी, इंडियन। वो उससे कहती है कि जो एक बंदा साइड में खड़ा हुआ था कि देखो तुम्हारा ये जो है ना वीज़ा, इस पर तुम कल भी जा सकते हो, परसों भी जा सकते हो। ये अगर इसने कल ज्वाइन नहीं किया, उसका लास्ट डे था अगले दिन का, तो बोला कि इसका ये वीज़ा एक्सपायर कर जाएगा और इसकी नौकरी भी नहीं जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो अगर तुम इंसानियत के नाते इसकी हेल्प कर सकते हो, और प्लेन में सीट नहीं था, तो उसने बोला सीट नहीं है, तुम अपनी अगर इसको सीट दे दो, तुम्हारी मर्जी शामिल है, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और वो उसका गिड़गिड़ाने लगता दूसरा वाला, वही मजदूर पेशा, कि यार तू कल भी जा सकता है, परसों भी जा सकता है, 15 दिन बाद भी जा सकता है, पर मैं अगर आज नहीं गया तो कल मेरी ज्वाइनिंग है। और उसकी ज्वाइनिंग के लेट इसलिए हुआ था कि वो बेचारा उतना पढ़ा लिखा नहीं था, जो उसके लेटर वेटर थे उसको किसी ने ब्रीफ ही नहीं किया था, तो टिकट कराया तो वेटिंग लिस्ट में था। अब वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है जो आमिर नासिर की, क्या करूं। फिर उसे लगता है कि इसकी नौकरी चले जाएगी, दिल का अच्छा था, लेकिन उसे एक डर लगता है कि घर वाले कहेंगे कि तू बड़ा हीरो बन रहा है, तू बड़ा वो कर रहा है, तेरे को इतने मुश्किल से भेज रहा हूँ, तूने अपने सीट टिकट दूसरे को दे दी। बट वो कहता है कि ठीक है। अच्छा, वो जो
एम्प्लॉय बैठी हुई थी, वो कहती कि मैं तुमको अभी इसी वक्त कल के फ़्लाइट की वो दे देती हूँ। सऊदी एयरलाइंस डेली फ़्लाइट है, तो उसने उसको कल की उसी सेम टाइम की फ़्लाइट उसने बोला ये लो तुमको मैं अभी दे, और उसने उसको दे दिया। इसने अपनी टिकट सीट उसको दे दी। अब ये प्लेन में चढ़ा नहीं, उसके बाद ये रात को वापस घर आ रहा है। अब जब ये ओखला अपने घर पहुंचता है, देखता है घर के बाहर ताला लगा हुआ है। अब वो परेशान, इधर फैमिली वाले एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, तो उनमें से फैमिली के जो है कुछ लोगों को बताया जाता है कि आप चरखी दादरी है वहाँ पे आप जाओ, तो एयरपोर्ट वाला अथॉरिटी ने कुछ इंतज़ाम किए थे बस के, जो ऐसे फैमिली थे उनको वहाँ तक ले जाने के लिए। तो इनकी फैमिली के कुछ बड़े लोग चले जाते हैं, बाकी जो औरतें और एक दो वो होते हैं उनको कहते हैं तुम लोग घर जाओ और घर पे रहो, सब नहीं जाएंगे चरखी दादरी। तो वो फैमिली वापस आती है ओखला में। जब वो आती है तो ये दरवाजे पे जिस पे ताला लगा हुआ ये बैठा हुआ सीढ़ी पे, और जैसे ही वो फैमिली उसको देखती है, वो एक पहले तो एक साथ भूत भूत करके वापस पलटने लगते हैं। तब तक ये बोलता है अरे बुआ खाला मौसी जो भी हैं। फिर उन्हें अच्छा उनको ये कि ये तो उसको हम बैठा कर आए हैं, ये तो अंदर जा चुका है। अब उनकी हालत ख़राब, लेकिन फिर वो जब अपनी कहानी बताता है, फिर वहाँ पे जो वो लोग रोते हैं, जो सीन होता है, और ये सारे अखबारों में फ्रंट पेज स्टोरी थी। इससे दो मैसेज मिले थे, एक उसने अच्छाई किया जिसका उसको सिला मिला, उसकी जान बची, और दूसरा लेकिन आप देखिए अफसोसनाक, जिसके हिस्से में मौत नहीं थी, जिसको कहा जा रहा था कि सीट नहीं है, तू नहीं जा सकता, उसने गिड़गिड़ा के सारे जुगाड़ करके और उस बंदे की टिकट किया, उसके मौत जो है हिस्से की मौत अपने हिस्से में ले ली और वो मर गया। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब भुलाई नहीं जाती। वो मुझे लगता है कि आज भी शायद वो आमिर या नासिर ओखला में होगा, और अगर क्राइम तक के ज़रिए भी देख रहा हो तो मैं एक बार ज़रूर चाहूँगा, मिल के पता भी करूँगा कि एक बार उससे मिलूँ, ताकि 22 साल हो गए, तब उसकी उम्र शायद नौकरी के लिए जा रहा था, तब यंग ही था। लेकिन ये जो कहानी थी वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इसके अलावा अपनी रिपोर्टिंग में ये पहला था, इसके अलावा मैंने 2 प्लेन क्रैश की और रिपोर्टिंग की, टोटल 3। एक दूसरा जिसमें माधवराव सिंधिया सवार थे, कानपुर से 137 किलोमीटर दूर, और मैं इत्तेफाक से कानपुर में था। वो रिपोर्टिंग मुझे इत्तेफाक से इसलिए मिली कि मैं कानपुर में नियरेस्ट था स्पॉट के। और तीसरा मैंगलोर में जो 2010 में हुआ, जिसमें अभी 150 के करीब लोग मारे गए। पर माधवराव सिंधिया के प्लेन में माधवराव सिंधिया के अलावा 4 जर्नलिस्ट, और उन चारों मेरे बहुत करीब जानने वाले, 2 तो मेरे इसी दफ्तर के, और एक इंडियन एक्सप्रेस, एक हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये 2 प्लेन क्रैश, और तो कुल मिला के चरखी दादरी और ये 3 प्लेन क्रैश मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, कवर किए। और उसके बाद असर ये है उसका कि मुझे दुनिया में आज भी अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से डर लगता है तो वो सिर्फ प्लेन में ट्रैवल करने से। मजबूरी में मैं प्लेन में बैठता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगर प्लान स्टोरी है, जल्दी नहीं चाहिए, तो मैं ट्रेन में ट्रैवल करना प्रेफर करता हूँ। लेकिन अब आपको जैसे मैंगलोर में प्लेन क्रैश हुआ, अब आप अगले दिन पहुंचेंगे तो क्या फ़ायदा, उसी दिन पहुंचना है, तो ऐसे में जाता हूं। लेकिन जब तक मैं प्लेन के अंदर होता हूं, आप यकीन मानिए, बस मुझे ये लगता है कि ये मेरा आखिरी सफ़र है। उसकी वजह यही है, ये 3 प्लेन क्रैश वो मेरे दिमाग में ऐसे बैठे हुए हैं। तो मैंगलोर और सिंधिया की, मतलब जैसे भी बताया ना कि किसके हिस्से की मौत की कहानी किसके हिस्से में आती है, सेम जो है ये माधवराव सिंधिया के केस में भी हुआ था कि कैसे किसके हिस्से में कहानी किसकी आई थी। माधवराव सिंधिया को असल में कानपुर में एक चुनावी रैली करनी थी और वो उसके लिए जा रहे थे। चार्टर्ड प्लेन था, उसमें 10 लोग ही बैठ सकते थे, टोटल 8 लोग थे। माधवराव सिंधिया, पायलट को पायलट 3, एक उनका सेक्रेटरी 4, और बाकी के जो 4 लोग थे उसमें से एक रंजन झा, जो हमारे आज तक के बड़े सीनियर कांग्रेस बीट कवर किया करते थे 2000 में। सब लोग जब आधे घंटे का आज तक शुरू हुआ था तब से। गोपाल बिस्ट, जिनको हम लोग गोपाल दादा कहते हैं, बहुत सीनियर कैमरामैन वो थे। ये 2 हमारे यहाँ के। संजीव सिन्हा, जो इंडियन एक्सप्रेस में, जब मैं जनसत्ता में था और हम लोगों का दफ्तर एक ही होता है और इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता एक ही ग्रुप का है, तो हम लोग एक साथ ही बैठते थे, तो वहाँ पे वो थे। और संजीव सिन्हा के बाद मैंने किसका, एक और थे, संजीव सिन्हा हो गए। वहाँ एक अंजू शर्मा थी जो हिंदुस्तान टाइम्स में थी, और अंजू शर्मा के साथ भी हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी। अंजू शर्मा बाद में फिर एमसीडी और ये सारी करने लगी थी, लेकिन अंजू और हम लोगों ने एक साथ काम किया है प्रिंट में। तो ये 4 जर्नलिस्ट थे। तो ये हुआ कि माधवराव सिंधिया जा रहे हैं रैली कवर करने के लिए, तो
हमारे उस वक्त बॉस उदय शंकर हुआ करते थे, जो अभी स्टार इंडिया के सीईओ हैं। तो उनको जब बताया रंजन झा जी ने रात को, अगले दिन की सुबह जाना है, माधव सिंधिया वो ले जा रहा कानपुर, ऐसे ही वो बोलते थे। तो बोले रैली में तुम जाके क्या करोगे, तुम नेताओं की रैली वैली छोड़ दो, ये सब हम आज तक भी नहीं दिखाएंगे। बोले अरे जाना है, थोड़ा नेटवर्क बनता है, वरना खबर नहीं देंगे, ये है। तो बड़ा जिद करते हैं, तो वो फिर भी कहते हैं कि नहीं जाना है। पर रंजन झा कहते हैं अरे मैं बाद में मना लूँगा उदय सर को, जाना है। उन्होंने ख़ासतौर पे मेरे लिए सीट भी रखी हुई है, और बाकी और चूँकि जर्नलिस्ट सिर्फ 4 ही जा रहे थे, संजीव, अंजू और रंजन और गोपाल दादा। तो वो उदय शंकर लास्ट तक मना करते रहे, पर वो माने नहीं। अब उसके बाद वो कहते हैं हमें कैमरामैन चाहिए। सुबह सुबह रंजन झा दफ्तर पहुंचते हैं, और दफ्तर पहुंचने के बाद वो कैमरामैन मांगते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मौत कैसे कैसे किसके हिस्से में आती है। एक हमारे यहाँ सुमन थी, पहले उनका था कि उनको जाना, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आज मुझे दोपहर में कुछ काम है, तुम शाम से पहले लौटोगे नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। फिर एक मन्नू बख्शी हुआ करते थे, हालांकि वो अब दुनिया में नहीं है, उनकी बीमारी की वजह से डेथ हो गई, उनका नाम आया। उनकी मदर चंडीगढ़ से आ रही थी, उन्होंने कहा मुझे रेलवे स्टेशन जाना है उनको पिक करने के लिए, तो मैं नहीं जा पाऊँगा। एक मेरा सबसे ख़ास कैमरामैन जो हमेशा मेरे शूट पे होता है, आपने उसका साइन ऑफ सुना होगा, विनोद शिकारपुरी, कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ शम्स ताहिर खान। तो वो विनोद कुमार का नाम आता है, और वो हर चीज़ में कभी मना किसी को नहीं करता है, वो बोलता चलो दादा चलेंगे। फिर अचानक ये होता है कि उसको पार्लियामेंट में उसका कुछ पास या वो रिन्यू कराना था, और वहाँ जाना था। तो बोला अरे आज ही का दिन है, वो मैं नहीं जा पाऊँगा। फिर एक अजय कैमरा था, जो हम लोगों के साथ का था, मतलब उस वक्त बहुत जूनियर था। तो हुआ कि तू चल, वो भी लगभग तैयार था। तभी अचानक गोपाल बिस्ट, जो गोपाल दादा जिनको हम कहते हैं, वो ऑफिस में घुसते हैं, और उसके बाद उनकी शिफ्ट थी उस दिन 9 बजे से। तो वो घर से कुछ खा कर आए थे, उन्होंने कहा यार कैंटीन में खा लेते हैं कुछ। तो खा रहे, तब तक उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे जाना है। तो उन्होंने कहा मुझे ले चलो, मैं चलूँगा। तो उसने कहा, रंजन ने कहा कि चलो दादा। तो उन्होंने कहा कि चलो यार कुछ खा तो लूँ, पता नहीं फिर मिले ना मिले। कि देखिए लाइव, और वाकई फिर नहीं मिला। तो 4-5 कैमरामैन को कहा गया जाने के लिए, हर एक ने किसी न किसी वजह से नहीं जा पाया, और जिसको नहीं जाना था उस गोपाल बिस्ट, उस गोपाल दादा अचानक आते हैं, और अचानक तैयार होते हैं, और अचानक जाते हैं, और वो आखिरी फ़्लाइट होती है। तो वो चूँकि जब ये लोग गए थे तो वहाँ पे कानपुर में इनको पहुँचना था, लेकिन कानपुर से पहले ही मौसम ख़राब था, 10 सीटर वैसी। तो मौसम ख़राब में वो प्लेन फंस गया और गिर गया, जिसमें 8 के 8 लोग मारे गए थे, जिसमें हमारे रंजन, गोपाल दादा और बाकी जो 4 जर्नलिस्ट और वो लोग। तो एक ये था, और एक मैंगलोर का प्लेन क्रैश, आपको याद होगा। मैंगलोर का प्लेन क्रैश भी अजीब हादसा वो ये था कि ये दुबई से आ रहा था, और दुबई से मैंगलोर आना था, सब कुछ टाइम पे था। ये अच्छा, ये भी एक अजीब हादसा कि आप आसमान का भी आपको बता दिया, मौसम ख़राब है, बीच में गिर गया। ये रनवे पे आ गया, लेकिन पायलट के बारे में जो रिपोर्ट आती हुई कि शायद उसकी थोड़ी सी आँख झपक गई। तो रनवे का जो हर एक होता है, जो टच ग्राउंड होता है, जहाँ पे आप जब प्लेन टच रहता है, तो पहला पहिया जहाँ पे टच करता है उसको कहते हैं टच ग्राउंड। अगर उसका थोड़ा सा आगे पीछे तो हो सकता है, 5, 10, 50 मीटर आगे पीछे, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाता। तो वो उसने टच ग्राउंड बहुत आगे जाके टच किया, और वहाँ का रनवे है छोटा मैंगलोर का, क्योंकि उसकी वजह है कि उसके 3 तरफ खाई है, बहुत गहरी खाई है, 350 फीट तक की खाई है, मैंने तो देखा भी है। तो जहाँ पे उसको पहला टच करना था इधर टच ग्राउंड पे, उससे बहुत आगे जाके किया, और इसलिए जब उसने बहुत आगे किया तो जहाँ पे उसको ब्रेक भी मारना था, वो ब्रेक मारते मारते भी वो जाके प्लेन खाई में गिर गई। और उसमें करीब 160 लोग थे, सिर्फ 8 बच पाए थे, 152 लोग मारे गए थे, जिसमें क्रू मेंबर भी थे। तो ये पहला हादसा था जो रनवे पे आगे प्लेन लैंड किया, और उसके बाद वो कंट्रोल नहीं कर पाया, प्लेन को रोक नहीं पाया और नीचे गिर गया। वैसे कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी जो ये रनवे की, जब मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक रनवे आइडियली 6000 फीट लंबा होना चाहिए, और उससे कम हो तो फिर रिस्की होता है। बट कई दुनिया में ऐसे रनवे हैं जो थोड़े से इस स्टैंडर्ड से थोड़े कम हैं, लेकिन वहाँ पे फिर यही कि कितने वजन का प्लेन उतर सकता है, नहीं उतर सकता है। लेकिन ये मैंगलोर का केस ऐसा था कि इसमें रनवे जो है वो पायलट की वजह से थोड़ा आगे उसने टच किया, और ये हादसा हुआ। तो ये 3 ऐसे थे जिसके बारे में मतलब शायद मेरे जहन में भी वो हमेशा बसा रहता, और मैं इसीलिए ट्रैवल करने से भी डरता हूँ। तो मुझे लगता है कि आज मैंने आप लोगों से मैंने सोचा था कि आप आज सवाल जवाब नहीं, सब कल करेंगे, और इसीलिए मैं आज जगह भी मैंने बदली कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें थी, तो आपको
याद करके बताऊं तो बताया, लेकिन अगर इसमें फिर भी आपको कुछ लगता होगा तो आप ज़रूर मुझे आगे बताइएगा, तो मैं और भी कुछ बताऊंगा। सर इसमें कुछ सवाल, आज सवाल नहीं है, बेसिकली लोगों ने सिर्फ ये बोला है कि ये जो कहानी है। लोगों को कहानी एक लगी कैसी? सर इसमें बहुत से, मोस्टली सबका यही जवाब है कि सर दिस स्टोरी इज रियल हार्ट टचिंग। और एक ये हमारे मोहम्मद बासित आलम है, उन्होंने बोला है धीरज है वो बोलना इंसान में सबसे बड़ी इंसानियत होती है, फिर भगवान किसी किस्मत का खेल है। उसके अलावा सर एक अमूलेश शुक्र सर, आप कभी सऊदी गए हैं? अगर आप गए हैं तो फिर उस टाइम पे कैसा लगा था सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में बैठते हुए? सैयद त्रिपाठी हैं, उन्होंने बोला ये कहानियां सुनने लायक हैं, मगर कुछ लोग नेताओं के फर्जी डिबेट को ज्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन फिर भी ये कहानियां सुन के एक अलग ही जोन में गए। पीछे से आसिम जो है वो मुझे आप सबका एक एक करके जो रिएक्शन है या आपने जो कुछ भेजा है, बहुत सारे नाम हैं। मैं जाहिर सी बात है सारे नाम एक साथ नहीं ले पाऊंगा, तो इसलिए मैं किसी का नहीं लेता हूं, लेकिन जो भी आप आसिम मुझे पीछे से बता रहा है उससे एक चीज़ एहसास होता है कि शायद हम लोगों में और आप में कोई फ़र्क है नहीं, हम सब बेसिकली हैं इंसान, इमोशन से भरपूर। अगर हमें दुख होता है तो आपको भी दुख होता है, हम खुश होते हैं तो आप भी खुश होते हैं। तो कुल मिला के ये जो बाकी चीज़ें नफ़रत और सियासत है ना, ये उन लोगों के लिए ठीक है जो करते हैं, बट मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप लोग की जो सोच, आप लोग जो लिख के भेज रहे हैं, हम लोग भी उसी सोच के लायक है, हम भी वही सोचते हैं। अगर ऐसा होता तो हमें भी अफसोस होता, हमारे भी आंसू निकलते हैं। तो यही ज़िंदगी होनी चाहिए। बट मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ऐसी कहानियाँ, चूँकि मैं इन सबको, अब मेरी कोशिश सिर्फ ये नहीं, ये होगी कि वही चीज़ें जो मैंने खुद देखी हैं, जिसको मैंने कवर किया, जो जिसको मैंने फ़ील किया, जहाँ पे मैं रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ वो शेयर करूँ। दूसरी कहानी सुनाकर कहानी वो बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों से शेयर वही करूँगा जो मैंने मतलब अपने पूरे जर्नलिज्म के करियर में जो जो चीज़ें की हैं, और ऐसी सैकड़ों हज़ारों चीज़ें हैं, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा कि जो बहुत सारी चीज़ें जो याद नहीं है, मैं आप लोगों के लिए ख़ासतौर पे दोबारा फिर उसमें जाऊँगा और उसको याद करूँगा, और मैं सारी कहानी आपको करूँगा। और ये देखिए, ये दीपक पहुंच गया है यहाँ पे फ़ौरन। तो अगर ईमानदारी से आप लोगों को कहानी अच्छी लगी और आपको लगा है कि हाँ ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, तो मुझे खुशी होगी। आप सब्सक्राइब करें या ना करें तब भी खुशी होगी, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सुने और सब्सक्राइब करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और वो खुशी इसलिए होगी ताकि इन लोगों की मेहनत कामयाब रहे, जो बेचारे लगातार रहते हैं कि लाइव सब 9 बजे करना है, लोग सवाल भेज रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपका, और ये सुबह से लगे रहते हैं आप लोगों के लिए, वीडियो अपलोड करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। अगर मैं सच बताऊं, अभी मैंने एक आध दिन बहुत थक गया था, चूँकि यहाँ बहुत हेक्टिक होता है। मेरा सिर्फ क्राइम तक नहीं बल्कि एक पूरा क्राइम है, देश भर की जो क्राइम की खबरें होती हैं तो उस क्राइम ब्यूरो को देखता हूँ, तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, सुबह से रात तक सो भी नहीं पाते, वो SMS व्हाट्सएप फ़ोन बजता रहता है। देन दिल्ली आज तक है, देन वारदात शो डेली करना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो कई बार होता है कि मैं कहता हूँ आज यार 9 बजे छोड़ दो, तो ये लोग बेचारे मुझे मजबूर करते हैं, फिर जोश दिलाते हैं कि नहीं नहीं सर 9 बजे लोग आपका वेट करने आइए। तो मैं हमेशा चाहूँगा कि आप लोगों के साथ बात करूँ, कहानियाँ सुनाऊँ, अपने एक्सपीरियंस बताऊँ, लेकिन इन लोगों को भी आप सुने। ये देखिए अब आपको लेके खड़ा, हालांकि मैं चाहूँगा कि कल से ये बिल्कुल ऐसे लेकर नहीं आए और मैं डांटूंगा, बट आप, आपके जानने वाले, आपके तमाम लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो भी राय हो है आपको, अगर आपके सुझाव हैं वो हमें ज़रूर मेल किया कीजिए, और हम कोशिश करेंगे अपना मेल आईडी भी शेयर करें आप लोगों से। एक तो मेरा मेल आईडी है, अगर आप लोग जो भी करना चाहें मुझे खुशी होगी, डायरेक्ट shams.khan SHAMS shams.khan KHAN @aajtak.com AAJTAK। तो shams.khan@aajtak.com। कोई भी अपने सुझाव, कोई भी चीज़ें, कोई भी सवाल आप ज़रूर करें, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों का जवाब दूँ, उनके सुझावों को समझूँ, और क्राइम तक को और बेहतर करने के लिए जो भी आप के सुझाव हों उसे भी मानूँ। तो आज मुझे खुद अच्छा लगा, करीब 22 साल पुरानी इस कहानी को याद करके दोबारा, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। हालांकि मेरी कहानियों में आपको सिर्फ दर्द, गम, यही सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि क्राइम में मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, क्राइम में ना हंसने का कभी मौका मिलता है, ना खुशी बांटने का मौका मिलता है, ना फिर कोई अच्छी अच्छी बातें सुनाने का मौका मिलता है। तो मजबूरी है मेरी, लेकिन क्या करूं, आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा, ताकि मैं अकेले अपने तक कब तक रखूं। तो आप लोगों से शेयर करूँगा, मुझे खुशी भी होगी। तो कल फिर मिलेंगे और फिर आपसे इसी तरीके पे बात करूँगा। लेकिन आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ लगता है या कोई ऐसी स्टोरी, shams.khan@aajtak.com पे आप मेल कीजिए,
और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके दोस्त, दोस्तों के दोस्त, रिश्तेदार सबको बोलिए सब्सक्राइब। और ये एक मुनीश देवगन है हमारा, ये भी इधर आओ मुनीश देवगन, तुम्हें इसको ही बुलाता हूँ, आओ आओ। तीनों आ जाओ, तुम भी इधर से आओ। ये मुनीश देवगन है, ये वारदात का कायदे से प्रोड्यूसर है, बहुत मेहनती है। और ये वारदात जो आप देखते हैं अभी से 1 घंटा बाद आप देखेंगे, वो सारा प्रोडक्शन का काम, क्या म्यूज़िक लगेगा, क्या क्रोमा होगा, क्या बैकग्राउंड होगा, क्या सुपर स्लग होगा, क्या नाम होगा, इन सारी चीज़ों में दखल रखता है और बहुत मेहनती होनहार है, पंजाब से है। लेकिन क्राइम तक में भी इसका फुल इंटरेस्ट है और इसीलिए ये लगातार कहता रहता है और इसको बढ़ावा देने की कोशिश करता रहता है। तो मैं चाहता हूँ ये खुद ही आप लोगों से अपील करें, तो मुनीश देवगन की अपील का भी खास ख्याल रखिएगा। मुनीश, ये सारा आशीर्वाद शम सर का ही है, लेकिन हम तमाम अपने सब्सक्राइबरों से, जो हमारी फैमिली है, कि आप, आपके दोस्त, दोस्तों के दोस्त, आपके रिश्तेदार, सब लोगों से आप कहिए कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग 15 अगस्त से पहले हम 15,000 का आंकड़ा आप ही की वजह से क्रॉस करेंगे। शम सर के पास आपको ले चलते हैं वापस। वारदात का आज अच्छा हाँ, आज वारदात का टॉपिक क्या है? मैं आपको शुरू में बताया था आज प्लेन क्रैश क्यों, बहुत सारे लोग शायद नहीं सुन पाए होंगे या बाद में आए होंगे, कि आज मैं आपको ये अपनी ज़िंदगी के जो 3 प्लेन क्रैश मैंने कवर किए, तो क्यों आज सुना रहा हूँ, आज वजह क्या है? क्योंकि हम लोगों को हमेशा कहा जाता है कि रीज़न क्या है इस स्टोरी को दिखाने के पीछे। तो ये 2 दिन से इज़राइल जो है वो फ़लस्तीन में, ख़ासतौर पे गाज़ा पट्टी में एयर अटैक कर रहा है। मिक्स है, जो जेट फाइटर हैं उनके, और रॉकेट वॉकेट गिराया जा रहा है जिसमें रिहायशी है बस्तियों पे। उसकी वजह ये है कि इज़राइल का कहना है कि वहाँ की जो आतंकवादी संगठन हमास है उसने इज़राइल के आर्मी पे अटैक किया था, तो वो उसका बदला ले रहा। तो आसमान से बम बरस रहे हैं इज़राइल के ज़रिए फ़लस्तीन पे। तो वही मुझे लगा कि आसमान से, प्लेन से जो बम बरस रहा है, तो क्या कभी प्लेन खुद बम बन सकता है? और इसी का मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको चरखी दादरी की कहानी सुनाई कि आसमान में जब 2 प्लेन टकराते हैं तो वो कायदे से बम ही बन जाते हैं, है ना। और एक में आग लगी, एक नीचे गिरा। तो आज वारदात जो है, किस तरीके से इजराइल फ़लस्तीन पे एयर स्ट्राइक कर रहा है, वहाँ के ये सारे लाइव वीडियो, कैमरे का कमाल ये है कि कैमरा आजकल हर चीज़ दिखा देता है, चाहे वो जुर्म हो या जंग हो। तो जुर्म और जंग दोनों चीज़ें आप लाइव देखेंगे कैमरे की नज़र से आज वारदात में। ठीक है, 11 बजे तो ज़रूर देखिएगा और वारदात के बारे में भी अपनी राय दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। तो कल आपसे फिर मिलेंगे 9 बजे। और एक हाँ, आपसे कल आपको 10:30 मैंने कहा था कि पाकिस्तान में कितने परमाणु बम हैं, क्या है, सुरक्षित है नहीं है। आज कैसे दाऊद इब्राहिम के मुन्ना ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि दाऊद इब्राहिम का मुन्ना, एक तो मुन्ना कौन है ये आपको 10:30 बजे पता चलेगा, पर उसने कैसे पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। अभी इमरान खान ने पीएम की कुर्सी संभाली नहीं है, बट उससे पहले ही अपने जो अंडरवर्ल्ड का डॉन है दाऊद इब्राहिम, उसका मुन्ना, वो पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब करेगा 10:30 बजे। बहुत ही तेज़ तर्रार रिपोर्टर है मेरी टीम के, आपको एक बार मिलाया भी था, अरविंद ओझा, वो आपको ये पूरी कहानी सुनाएगा 10:30 बजे। तो सुनिएगा ज़रूर। और जैसे ही अरविंद ओझा हटेगा 10:30 से 11 बजे मैं आपको मिलूँगा फिर वारदात पे, क्राइम तक पर नहीं लेकिन वारदात पे। तो तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए और हम लोगों के लिए भी दुआ करते रहिए।